भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जो कि लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अटपटे हैं। वैसे तो सरकारें बदलती हैं, लेकिन आज की हमारी क्राइम की स्टोरी भी कुछ ऐसा ही बदलने वाली है। दरअसल एक ऐसा रेड लाइट एरिया जहां पर अगर मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है तो वहां पर जो देह व्यापार करने वाली महिलाएं हैं उनके नाम हिंदू है। वहीं जहां एक ऐसा रेड लाइट एरिया जहाँ के लोग ज़्यादातर हिंदू है तो वहाँ की महिलाओं के नाम मुस्लिम है। ऐसा वो लोग करते हैं जो कि लोगों की कुंठा को अच्छे से जानते हैं, जो व्यापार करना जानते हैं, जो लोगों के मनोविज्ञान को समझते हैं। आज की कहानी भी कुछ इसी तरीके की कुंठा की है। एक ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान का नाम सुनते ही बिलबिला उठता है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो, ऐसा करने के लिए जिससे कि उसके अंदर की कुंठा निकल सके। दरअसल आज की कहानी एक ऐसे आदमी की कहानी है, यहाँ तक कि हर किसी की मानसिकता की कहानी है, जिसमें वो पाकिस्तान से किसी ना किसी तरीके से बदला लेना चाहता है। अब ऐसे में एक ऐसे रेड लाइट एरिया के बारे में हम बात करने वाले हैं जहां से जून की दास्तान की शुरुआत होती है। वो आदमी जो कि कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था। एक ऐसा एरिया जहां की अधिकतर हिंदू लड़कियों के नाम मुस्लिम थे, वहीं अधिकतर मुस्लिम लड़कियों के नाम हिंदू थे। वो सिर्फ इसलिए ताकि जब लोग आए इनके पास तो मुस्लिम समझकर यानी पाकिस्तानी समझकर जो हिंदू ग्राहक है वो उनसे बदला ले सके। उसी तरीके से मुस्लिम नाम रखने वाली जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनके साथ हिंदू जितने भी ग्राहक आते हैं वो बर्बरता से उनका शोषण करते हैं। वो भी एक तरीके से उनका बदला भारत पाकिस्तान के तौर पर निकालते हैं। लेकिन इंसानों से इस तरीके की बदला निकालना या उनके साथ कुंठाएं निकालना ये आम बात हो चुकी है। अब ऐसे में एक ऐसा आदमी है जो पाकिस्तान का नाम सुनते ही बिलबिला जाता है, जो पाकिस्तान के बारे में सोचता है तो उसका खून खौल उठता है। और ख़ासकर जब वो मौज मस्ती करता है, शराब पीता है और अपनी ज़िंदगी को ऐशो आराम में बिताता है। ऐसे में जब वो यार दोस्तों के बीच में होता है तो ऐसे में जैसे ही पाकिस्तान का नाम आता है तो वो ये कहता है मैं ऐसा कर दूँगा, मैं वैसा कर दूँगा, अगर मैं पाकिस्तान चला जाऊँ तो मैं उस पाकिस्तान की सब कुछ कर दूँगा। अब ऐसे में उस व्यक्ति ने किस तरीके से एक महिला के साथ, जो कि एक पाकिस्तानी लड़की या यूँ कहें कि पाकिस्तानी एक ऐसी गंदी फिल्मों की स्टार समझकर जो कुछ भी किया वो काफ़ी हैरान कर देने वाला था। तो आज की कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी मेरे साथ जुड़ जाएं। मैं एच.एम. शर्मा आज की कहानी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, लेकिन इससे पहले आप हमें मोटिवेट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। संदीप बंसल नाम का एक व्यक्ति है जो पाकिस्तान से खासी चिढ़ रखता है, पाकिस्तानी लोगों से चिढ़ रखता है, वो किसी न किसी तरीके से मुस्लिमों से चिढ़ रखता है। अब ऐसे में एक दिन यार दोस्तों के बीच में बैठकर वो शराब पीता है। शराब इतनी ज़्यादा हो जाती है, मौज मस्ती इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो अपने एक मुस्लिम फ्रेंड अब्दुल को फ़ोन लगाता है। अब्दुल का वास्तविक नाम था शोएब। तो वो शोएब को फ़ोन लगाता है और शोएब से कहता है यार शोएब, तू जो है वो आजकल किस तरीके की फिल्में देख रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि तू गंदी फिल्मों का दीवाना है। तूने तो एक भी गंदी फिल्म या फिर रेड लाइट एरिया छोड़ा ही नहीं है। ऐसे में शोएब कहता है कि भाई तेरे छाती पे क्यों सांप लौट रहे हैं? गंदी फिल्में मैं देखता हूँ, रेड लाइट एरिया जो मैंने नहीं छोड़ा, लेकिन तुझे उससे क्या है? तूने मुझे फ़ोन क्यों किया? बता जल्दी। अब ऐसे में जय संदीप बंसल कहता है कि मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ। तो वहीं पर शोएब कहता है कि तुझे क्यों जलन हो रही है? किस बात के लिए, किस काम से फ़ोन किया है? जल्दी से बता। तो यहाँ पर संदीप बंसल कहता है कि भाई देख, तूने सारी गलियों की खाक छानी है तो अपने दोस्त पर भी मेहरबान हो जा। जैसे कि पाकिस्तानी गंदी फिल्मों की कोई ना कोई एक्ट्रेस तो होगी, जैसे बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस होती हैं जिन्हें हम गंदी फिल्मों की स्टार कहते हैं, तो क्या पाकिस्तान में नहीं होगी? उसने कहा है, बिल्कुल है। बड़े गर्व से उसने ये बात कही क्योंकि उसका जो है उसके इंटरेस्ट का मुद्दा जो था उसी से संबंधित बात हो रही थी। तो उसने कहा क्यों नहीं, पाकिस्तान में भी गंदी स्टार्स होती है, गंदी फिल्मों की स्टार होती है, उसका नाम क्या है? तो ऐसे में
उसका नाम जो है शोएब बताता है ज़रीना मसूद। ये पाकिस्तानी जो है वो गंदी फिल्मों की सबसे फेमस स्टार है। फिर क्या है, संदीप बंसल के दिमाग में घूम गया कि मुझे ज़रीना मसूद की तरह कोई ना कोई लड़की चाहिए जो कि मुस्लिम हो, तो अपना गुस्सा निकाल सकूं। अब ऐसे में जहाँ जो शोएब है वो कहता है कि देखिए, ज़रीना मसूद तो नहीं आ सकती क्योंकि वो तो गंदी फिल्मों की बहुत बड़ी स्टार है। तो ऐसे में जहाँ संदीप बंसल ने कहा कि ऐसी कोई महिला जानते हो जो बिल्कुल हूबहू ज़रीना की तरह नजर आए। अब ऐसे में जो शोएब है वो एक महिला को जानता था जो चाल ढाल बिल्कुल हूबहू ज़रीना की तरह लगती थी। यहाँ तक कि अब्दुल जो है, अब्दुल यानी कि जो शोएब है, वो अच्छे से उसे जानता था। उसने कहा मेरी एक मित्र है जो तुम्हें खुश कर देगी, जो बिल्कुल ज़रीना की तरह नजर आती है। तुम अगर उसे देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। संदीप ने भी कभी ज़रीना को नहीं देखा, लेकिन हाँ, शोएब ने ज़रूर देखा था। अब ऐसे में शोएब उसकी तारीफों के पुल बांधता है। उसके बाद क्या है, संदीप और ज़्यादा शराब पीता है। वो अपना पूरा बदला पाकिस्तान से निकालने के लिए, जहाँ ज़रीना के साथ हम बिस्तर होने के लिए और उससे बदला लेने के लिए तरह तरीके के विचार बना लेता है। तभी अब्दुल्ला कहता है, यानी कि शोएब कहता है कि मैं ज़रा उस लड़की से बात करता हूँ। दरअसल वो लगती ज़रीना की तरह है, दिखती ज़रीना की तरह है, लेकिन वो हिंदू है। उसका नाम कल्पना है। मैं एक बार कल्पना से बात कर लेता हूँ, क्योंकि कल्पना पेशेवर नहीं है। उसका मूड होगा तो ही वो तुम्हें अपने पास आने देगी, नहीं तो नहीं आने देगी। लेकिन जैसे तैसे संदीप बंसल को तो बस अब पाकिस्तान पर चढ़ाई करनी थी, पाकिस्तान को रोलना था। अब ऐसे में संदीप बंसल जो है वो कहता है कि नहीं यार, तुझे कैसे भी करके मुझे कल्पना के पास तो पहुंचाना ही पड़ेगा। अब ऐसे में शोएब कहता है ठीक, मैं कल्पना से बात करता हूँ, अगर वो हाँ कहेगी तो ही भेजूंगा। तुरंत जो शोएब होता है, जो कि कल्पना का बहुत अच्छा दोस्त होता है, वहीं शोएब जो है वो कल्पना को फ़ोन लगाता है, कल्पना से बात करता है कि मेरा एक बहुत ही प्यारा मित्र है जो कि तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता है, क्या तुम उससे दोस्ती करोगी। ऐसे में कल्पना कहती है ठीक है, अगर तुम्हारा करीबी दोस्त है तो कोई बात नहीं, तुम उसे भेज दो। थोड़ी देर के बाद शोएब संदीप बंसल को फ़ोन लगाता है। संदीप से कहता है कि कल्पना तुमसे मिलने के लिए तैयार हो चुकी है, लेकिन यार दोस्त एक बात बता दो, कल्पना पेशेवर नहीं है, वो सिर्फ अपने मूड के हिसाब से काम करती है। वो तुमसे पैसे नहीं मांगेगी, लेकिन काम खत्म हो जाने के बाद तुम चुपके से 2000 रुपये जो है उसके पर्स में रख देना, एज अ गिफ्ट समझ के। अगर तुमने नहीं रखे तो फिर मुझे मत कहना। ऐसा कहते हुए वो पहले से ही शोएब संदीप को चेतावनी दे लेता है। संदीप जो कल्पना का एड्रेस पाते ही तुरंत चला जाता है। जैसे ही घर की घंटी बजती है, कल्पना सजी सवरी दरवाज़ा खोलती है। उसके बाद क्या था, अब ज़रीना मसूद को तो उसने देखा नहीं था, लेकिन शोएब के मुंह से बड़ी तारीफ़ें सुनी थी। बिल्कुल वैसे ही मोटी हट्टी कट्टी खूबसूरत और बिल्कुल ही मदमस्त महिला वो देखता है, और उसके बाद उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार आता है, पाकिस्तान। और उसके बाद क्या है, वो कल्पना से कहता है कि मुझे शोएब ने भेजा है। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, तुम अंदर आ जाओ। जैसे ही संदीप अंदर आता है, दरवाज़ा कल्पना बंद करती है, तो गुस्से के मारे या यूँ कहें खींच के मारे तुरंत ही संदीप कल्पना को अपनी बाहों में ले लेता है। इस बात से कल्पना चिढ़ जाती है, उसे गुस्सा आता है। वो उसे अपनी बाहों से हटाते हुए कहती है कि मैं इस तरीके की महिला नहीं हूँ, अगर तुम मुझे पसंद आए तो मेरे दोस्त बने तो ही जाकर मैं तुम्हारे साथ हम बिस्तर होने के लिए तैयार हो जाऊंगी, नहीं तो मुझसे कुछ भी उम्मीद ना करना, क्योंकि मैं उन महिलाओं में से नहीं हूँ जो कुछ भी कर सकती है। अब ऐसे में जिस तरीके से कल्पना संदीप को छुड़ाती है, उसे संदीप समझ जाता है कि ये इतनी आसान तो नहीं है। कल्पना को खुश करने के लिए वो कहता है सॉरी बाबा, मुझसे गलती हो गई। उसके बाद कल्पना उसे बिठाती है। कल्पना उसे कहती है देखो, मैं पेशेवर नहीं हूँ, मैं उन महिलाओं में से नहीं हूँ जो रोज़ इस तरीके का काम करते हैं। मैं मुड़ी हूँ, मनमर्जी से काम करती हूँ, मैं सेक्स की भूखी हूँ। मुझे मेरी मर्जी के हिसाब से अगर कोई पुरुष मिलता है तो ही मैं उसे मन और तन दोनों समर्पित करती हूँ। अगर तुम मुझे पसंद आए, तुमने मुझसे दोस्ती अच्छे से की, तो हो सकता है कि मैं तुम्हें अपना तन भी समर्पित कर दूँ, नहीं तो तुम चलते बनो। अब उसके बाद क्या था, संदीप को पहली बार अच्छा लगा।
संदीप ने जिस हिसाब से कल्पना के बारे में सोचा था, लेकिन वो एकदम उल्टा हुआ। संदीप को कल्पना की विचारधारा पसंद आई। उसके बाद जिस तरीके से महफिल जमती है, कल्पना संदीप के साथ बातें करती है, उसके साथ अपने दुख दर्द बांटते हैं और संदीप उसकी बातें सुनता है। दोनों में एक भावनात्मक रिश्ता बनता है। संदीप उसकी तारीफें करता है। धीरे धीरे वो खेल शुरू हो जाता है जो कि कल्पना चाहती थी। कल्पना ने अपना मन तन सब कुछ जो है वो संदीप के हवाले कर दिया। दोनों बहुत ही बुरी तरीके से शारीरिक संबंध बनाते हैं। पहली बार कल्पना ने इतनी बुरी तरीके से शारीरिक संबंध बनाया था। वैसे संदीप सोचकर आया था कि जिस महिला से मैं शारीरिक संबंध बनाऊंगा, मैं उसकी बहुत ही बुरी हालत करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। जो संदीप सोच कर गया था पाकिस्तान समझकर, अब संदीप की हालत बुरी हो चुकी थी। लेकिन कल्पना को काफ़ी अच्छा लगा। कल्पना ने जैसे ही अपने शारीरिक संबंध खत्म किए, उसके बाद दोनों बैठकर जब बात करने लगे तो उस समय संदीप को कल्पना काफ़ी अच्छी लगी और संदीप ने चुपके से 2000 रुपये निकाले और कल्पना के बिना बोले उसके सामने ही उसके पर्स में 2000 रुपये डाल दिए। कल्पना काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। कल्पना ने कहा, मुझे ऐसे ही पुरुष बहुत पसंद है जो मुझे बिना बोले बहुत कुछ देते हों, जो गिफ्ट करते हों। मेरे कई सारे मित्र भी हैं। वैसे मैं पेशेवर नहीं हूँ, लेकिन देखो मैं तुम्हें साफ बता देती हूँ कि मैं सेक्स की भूखी हूँ। मुझे सेक्स बहुत पसंद है और एक बात और है कि मुझे ग्रुप में भी सेक्स बहुत पसंद है। ऐसा कहते हुए वो संदीप को इशारा दे देती है और संदीप जब जाने लगता है तो कल्पना उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, वापस आओगे ना? ऐसे में संदीप कहता है ज़रूर, और संदीप वहाँ से चला जाता है। अब बात करते हैं कल्पना की। क्या कल्पना शुरू से ही ऐसी थी या कल्पना को ऐसा बना दिया गया? दरअसल कल्पना की कहानी अभी हम सुनते हैं। कल्पना कर्नाटक की रहने वाली थी। काफ़ी बचपन की छोटेपन की बात है। कल्पना अपने रिश्तेदार के यहाँ रहती थी। उसके परिवार में कोई नहीं था। उसका एक रिश्तेदार था जो कल्पना के बालपन में यानी उसके छुपन में ही उसका फ़ायदा उठाने लगा, उसके साथ गंदी हरकतें करने लगा, या यूँ कहें उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगा। धीरे धीरे कल्पना को भी उसमें मज़ा आने लगा। आपको तो पता ही है, अगर किसी बालिका के साथ इस तरीके की अश्लील हरकतें होती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो धीरे धीरे अगर उसको इस बात का चस्का लग जाए या आदत लग जाए तो ये छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। धीरे धीरे जो है वो कल्पना उसकी आदी हो गई। उसके बाद क्या था, कल्पना को रोज़ एक जो है पुरुष चाहिए। उसे वाइल्ड तरीके से शारीरिक संबंध बनाना बहुत पसंद था, इसीलिए वह आसपास के गली मोहल्ले के जो है वो लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी और जो रिश्तेदार थे वो सभी थू थू करने लगे। जैसे तैसे रिश्तेदारों ने मिलकर कल्पना की शादी राहुल नाम के एक लड़के से करवा दी, जो कि टैक्सी ड्राइवर था, किराए की टैक्सी चलाता था। अब टैक्सी ड्राइवर को कल्पना काफ़ी पसंद आई। टैक्सी ड्राइवर दिन भर टैक्सी चलाता और रात भर कल्पना की बाहों में रहता। कल्पना और टैक्सी ड्राइवर दोनों ही जमकर जो है शारीरिक संबंध बनाते, मौज मस्ती करके। कल्पना धीरे धीरे ये बात भूल गई कि वो अन्य मर्दों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाती है। वो अपनी गृहस्थी में बहुत खुश रहने लगी और दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे से रहने लगे। समय बीता, 2-3 साल का समय निकला और कल्पना के 2 बच्चे हो गए, एक बेटा और एक बेटी। अब समय बीतता गया, परिवार में 4 सदस्य हो गए। जो राहुल था वो थोड़ा प्रैक्टिकल भी था, वो ज़रूरतें भी समझता था, वो आर्थिक स्थिति को भी समझता था। उसे पता है कि घर में 4 लोग हैं, चारों की ज़रूरतें हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों की हर प्रकार की ज़रूरत है। अब उसने क्या किया, पैसे कमाने की ओर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। अब वो टैक्सी चलाता तो दूर दूर की सवारी लेता, इतने दूर दूर की कि उसे घर आने में 2 से 4 दिन भी लग सकते थे, क्योंकि उसने सोच लिया था कि उसे बच्चों का और पत्नी का जीवन बदलना है। लेकिन इधर कल्पना की रातें बहुत ही दुश्वार होने लगी, क्योंकि कल्पना को किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाए बिना नींद ही नहीं आती थी। नतीजा, जो सिलसिला उसका पहले शुरू था शादी से पहले, वही बनने लगा। आसपास के मर्दों को बुलाने लगी, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी। अब ऐसे में ऐसी बातें छुपाई जाती है, बच्चों पे भी गलत असर पड़ता है। धीरे धीरे लोग बातें करने लगे,
और बहुत ही कम समय में जो राहुल है उसे भी पता चल जाता है कि मेरी पत्नी कल्पना इस तरीके का काम करती है। उसने कल्पना को डराया, धमकाया, समझाया, मारा, पीटा, सब कुछ किया। लेकिन एक इंसान अपना काम नहीं छोड़ सकता, उसे बच्चे भी पालने हैं, घर भी चलाना है, किराए की टैक्सी है, वो क्या करता। इसीलिए वो काम पर चला जाता और कल्पना जैसे कि तैसे। कल्पना जब भी राहुल आता, राहुल उससे इस तरीके से बात करता, उसे समझाता, तो कल्पना कहती कि देखो मैं ऐसा काम करती हूँ, इसमें तुम्हारा जाता ही क्या है, ना तुम्हारा कुछ घटता है ना मेरा कुछ बढ़ता है, जैसे चल रहा है चलने क्यों नहीं देते। ऐसे में राहुल बड़ा नाराज होता। वो कल्पना को छोड़ना भी नहीं चाहता था क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन ये सब कुछ देखना भी नहीं चाहता था। राहुल बचपन से ही मन बना रहा था कि वो कब न कैसे कर्नाटक छोड़ दे। वो चाहता था कि वो एक अच्छी जगह जाए, अच्छा भविष्य जिए। अब वो मौका आ गया। उसने सोचा कि मेरी पत्नी अगर सुधर भी गई तो ये जो आवारा लफंडर लड़के घूमते हैं ये मेरी पत्नी को सुधरने ही नहीं देंगे। हो सकता है माहौल बदला तो कल्पना भी बदल जाए। इसीलिए वो गोवा आ जाता है। गोवा में भी वो पहले एक फ्लैट लेता है। फ्लैट जो है एक छोटी सी कॉलोनी में लिया जाता है। उस कॉलोनी में 2 BHK का वो घर लेता है। 2nd फ्लोर है उसका, 2 कमरे हैं, किचन है। बहुत अच्छे से वो पहले अपनी फैमिली को सेटल करता है। उसके बाद वो यही काम शुरू करता है टैक्सी चलाने का। पहले परिवार को सेटल करता है, कल्पना के साथ अच्छे से समय बिताता है, कल्पना को कॉन्फिडेंस में लेता है। और राहुल को ये लगा कि अब कल्पना शायद वो माहौल छूट गया है तो बहुत ही अच्छी माँ बनेगी। बच्चों का पास में ही एडमिशन करा देता है। सबको सेट करने के बाद राहुल फिर से एक टैक्सी किराए पर ले लेता है। गोवा से पणजी, पणजी से यात्रा जो है दूर दूर के करता है। फिर से वही क्रम चल जाता है। वो 2-2, 3-3, 4-4 दिनों में आता है। अब कैसे काम चलेगा। कल्पना को फिर अकेलापन महसूस होने लगा। अब जिस फ्लैट में कल्पना रहती थी ठीक उसके नीचे रहता था पंकज त्रिपाठी, जो कि 2 जवान बच्चों का पिता था। पंकज त्रिपाठी को वो अश्लील इशारे करने लगी क्योंकि वो IT कंपनी में काम करता था। पंकज त्रिपाठी कल्पना के पास आने लगा और वही सिलसिला चलने लगा। फिर से कल्पना जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से शारीरिक संबंध बनाने लगी। कल्पना जो है वो पूरी तरीके से उसकी सेक्स की जो भूख थी वो काफ़ी ज़्यादा जाग जाती है। पंकज त्रिपाठी की बाहों में दिन रात वो पड़ी रहती है। अब ऐसे में पंकज त्रिपाठी के साथ वो शारीरिक संबंध बनाती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो मार्केट जा रही होती है। अचानक से उसकी मुलाकात शोएब से हो जाती है। शोएब पहले से ही शादीशुदा था। उसकी पत्नी का नाम था सिमरन, जो कि प्रेग्नेंट थी। अब ऐसे में अचानक से शोएब और कल्पना की दोस्ती हो जाती है। शोएब कहता है कल्पना से कि तुम पाकिस्तानी गंदी फिल्मों की एक्ट्रेस की तरह मुझे नजर आती हो, तुम जरीना मसूद की तरह मुझे लगती हो। तो कल्पना ने कहा तो फिर घर आइए। ऐसा जैसे ही उसने कहा शोएब उसके घर जाता है। उसके बाद क्या था, शारीरिक संबंध का वो खेल चलने लगा। कभी पंकज के साथ, कभी शोएब के साथ, दोनों जमकर मस्तियाँ करते। अब ऐसे में उसकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। आसपास कुछ लड़के भी उसने बना लिए थे। वो भी आते ही कल्पना को पैसे, गिफ्ट देते। कल्पना की ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही थी। इधर राहुल टैक्सी चला रहा था और दूर दूर के टूर भी ले रहा था। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि उसके घर में हो क्या रहा था। अब बात करते हैं शोएब की। जब शोएब कल्पना के पास जाने लगा तो इसी दौरान संदीप बंसल, जो कि शोएब का फ्रेंड था, उसे भी लड़की की ज़रूरत होती है, जैसा हमने कहानी की शुरुआत में पहले ही बता दिया था। अब वही संदीप बंसल कल्पना के यहाँ जाता है। कहानी मैंने आपको बता ही दी है। अब जहाँ कल्पना के कई सारे प्रेमी हो जाते हैं, लेकिन उनमें खास जो है वो होते हैं 4 प्रेमी। पहला पंकज त्रिपाठी, दूसरा शोएब, तीसरा संदीप बंसल और एक चौथा था आदित्य शर्मा। ये चारों उसके सबसे खास थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था, कल्पना ने संदीप बंसल से जाते हुए कहा था कि मुझे ग्रुप सेक्स बहुत अच्छा लगता है। ठीक अब संदीप बंसल जैसे ही आता है, कल्पना कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि एक महफिल बिठाई जाए, तो अब मेरा मूड कर रहा है महफिल बिठाने का। तो संदीप बंसल कहता है हाँ मुझे पता है, तुमने मुझे बताया था।
तो कल्पना कहती है कि हाँ, मैंने उन 3 को तो राज़ी कर लिया है, अगर तुम हाँ बोलो तो मैं महफ़िल बिठाऊँ। ऐसे में संदीप कहता है कि हाँ ठीक है, तुम यही चाहती हो ना कि हम सभी एक साथ एक ही जगह ग्रुप में अपने शारीरिक संबंध बनाएं। उसके बाद क्या था, कल्पना ने तीनों को भी बुला लिया। अब ये चारों दिन रात 24 ही घंटे जो है वो शारीरिक संबंध बनाते। इन चारों का डेरा कल्पना के घर में लग गया और बहुत ही बुरी तरीके से जो है ये जीवन जी रहे थे, बहुत ही गंदी जिंदगी। लेकिन इस दौरान जो शोएब था उसकी पत्नी गर्भवती थी। अब पत्नी का ध्यान रखना भी ज़रूरी था, तो शोएब जो है वो अपनी पत्नी को यानी सिमरन को जैसे तैसे मना के कल्पना के घर ले आता है। कल्पना जो सिमरन को अपने घर पर रखने के लिए राजी तो हो जाती है, लेकिन उसके बदले में वो कहती है कि सिमरन को सारे घर का काम करना पड़ेगा। उसमें क्या था, शोएब को तो कल्पना के साथ रहना था, सिमरन का भी ध्यान रखना था। शोएब ने कहा ठीक है, सिमरन घर का काम कर लेगी। सिमरन पर सितम होने लगे। उसकी प्रेगनेंसी के आखिरी मंथ चल रहे थे। सिमरन को अपने पति को इस तरीके से किसी और महिला के साथ और इस तरीके की गंदी हरकतें करते हुए देखकर बहुत घुटन होती, वो रोने लगे। अब इसी दौरान राहुल जो कि 4-5 दिन के लिए टूर के लिए गया था, अचानक से राहुल आ जाता है। राहुल दरवाज़ा खटखटाता है, जो कि कल्पना उसके 3, क्योंकि आदित्य किसी काम से चला जाता है, पंकज, संदीप बंसल और शोएब, ये तीनों ही कल्पना के साथ रंगरलिया मना रहे होते हैं। इतने में दरवाजे की बेल बजती है तो सिमरन दरवाज़ा खोलती है। सिमरन जैसे ही देखती है कि राहुल आया है, वो उन्हें बिना बोले चेतावनी दिए दरवाज़ा खोल देती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, राहुल कल्पना को नग्न अवस्था में और गैर मर्दों के साथ देखता है। तो ऐसे में कल्पना को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके साथीदार जो मित्र थे वो तो चौंक जाते हैं, डर जाते हैं। तो कल्पना कहती है कि आओ आप सभी मिलकर, हम सभी मिलकर जो है शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब ऐसे में जो राहुल है उसे गुस्सा आता है, वो लड़ाई करता है, झगड़ा करता है। ऐसे में कल्पना को गुस्सा आ जाता है और कल्पना उन तीनों लोगों को ललकारती है। ये बात है 9 मई की। 9 मई के दिन राहुल दिन में 2 बजे आता है। उस समय वो कल्पना से झगड़ा करता है। कल्पना और सभी नग्न अवस्था में है। ऐसे में कल्पना को गुस्सा आता है, सभी शराब के नशे में होते हैं। कल्पना उन तीनों से कहती है कि बैठे क्या हो, ये मनहूस जो है जब तक जिंदा रहेगा हमें चैन से जीने नहीं देगा, इसको ख़त्म कर दो। उसके बाद क्या था, शोएब ने जहाँ राहुल के हाथ पैर पकड़े, वहीं पर संदीप ने उसका गला दबा दिया और इस तरीके से सभी ने मिलकर राहुल की जीवन लीला ही समाप्त कर दी और राहुल को घर में ही बेड के नीचे डाल दिया। लगातार 10 घंटे तक राहुल का शव बेड के नीचे पड़ा रहा और उसके ऊपर ये लगातार रंगदलियां मनाते रहे। सिमरन सब कुछ देख रही थी। कल्पना ने उसे डरा दिया कि अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो तुम्हारा हाल ऐसा ही होगा। सिमरन गर्भवती थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी। कल्पना ने अपने बच्चों को भी डरा दिया कि जैसा पापा के साथ हुआ है ऐसा तुम्हारे साथ भी होगा। सभी डरे हुए थे। ये खेल चलता रहा। वहीं राहुल की डेथ के 6 महीने बाद अचानक से एक दिन मौका पाकर सिमरन सुनीता बंसल के पास चली जाती है, जो कि एक समाज सेविका है, और वो सारी बातें सुनीता बंसल को बता देती है कि किस तरीके से कल्पना ने अपने साथीदारों के साथ मिलकर इस तरीके का काम किया है, किस तरीके से उन्होंने राहुल को मौत की घाट उतारा है। उसके बाद क्या था, सुनीता बंसल उसे पास की चौकी में ले जाती है, जहाँ का ऑफिसर तुरंत ही कल्पना के घर पर आता है, पूछताछ करता है और उसके बाद उन सभी को गिरफ्तार कर लेता है। और पूछताछ में पता चलता है कि आज से 6 महीने पहले राहुल की डेथ हो गई है। इन्होंने राहुल को मारने के 10 घंटे बाद उसके शव के टुकड़े टुकड़े किए, चावल की बोरियों में भर दिया। अनमोल घाट पर उन सभी टुकड़ों को बारी बारी से अलग अलग जगह फेंक दिया है। पुलिस ने बताई हुई जगह पर कंकाल निकाल लिए, क्योंकि लाश तो मिल नहीं सका, क्यों 6 महीने हो चुके थे, लाश सगल गई थी। अब ऐसे में जहां फॉरेंसिक जांच के लिए उसकी सड़ी गली लाश को, उसके शव को भेज दिया गया है। हड्डियों की जांच हुई, कंकाल की जांच हुई, शव राहुल का ही मिला। टैक्सी इन्होंने मालिक के यहाँ रख दी थी, ये कहकर कि राहुल गाँव गया है और 1 साल बाद आएगा, और इस तरीके से इन्होंने अपना बचाव भी किया हुआ था। लेकिन जैसे ही सिमरन की हिम्मत से ये मामला प्रकाश में आया, सभी को गिरफ्तार कर लिया और फिर ये घटना न्यूज़पेपर की सुर्खियां बन गई। फिलहाल दोषियों को सज़ा दी गई है। सभी
जेल में है और अपने हिस्से की सज़ा काट रहे हैं। लेकिन इस कहानी में मानवता का हास हुआ है। किस तरीके से एक महिला अपनी चाहत को पूरा करने के लिए सभी के घरों को निगल गई। हम आपसे यही कहेंगे कि किसी पर भरोसा मत कीजिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसी ही क्राइम की कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। हम और अच्छी कहानियाँ जो कि सत्यता पर आधारित होती हैं आपके लिए लाते हैं। तो हमारे साथ जुड़िए ज़रूर। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर।